हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, ये हमारा ज्योग्राफी का सेकंड बुक का थर्ड चैप्टर है, मानव विकास। तो देखो, इसके नाम से ही पता चलता है मानव विकास मतलब मनुष्य के विकास की बात हो रही है। ये हमारा थर्ड चैप्टर है। यहाँ पर चैप्टर का नाम दिखाया गया है मानव विकास है और तीसरा अध्याय है। तो चलिए अपने पाठ के अनुसार चलते हैं। अभी शुरू करते हैं अपने पाठ को। 60 वर्ष पूर्व, 60 साल पहले की बात है कि रेखा का जन्म उत्तराखंड के एक छोटे से किसान परिवार में हुआ था। यहाँ पर रेखा नाम की एक पात्र है जिसकी कहानी के माध्यम से हमें समझाया गया है। उसका जन्म कहाँ हुआ है? उत्तराखंड में हुआ है। और वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करती है? उसकी जो फैमिली है वो खेती का काम करती है। जब उसके भाई स्कूल जाते थे तो वह घर के कामकाज में अपनी माँ का हाथ बटाती थी। कि जब क्या होता था कि उसके भाई तो पढ़ने के लिए स्कूल चले जाते थे, लेकिन वो अपने घर के काम में अपनी माँ की हेल्प करती थी। उसने किसी प्रकार की शिक्षा ग्रहण नहीं की थी। वो स्कूल नहीं गई तो उसने किसी भी लेवल तक जो एजुकेशन है वो प्राप्त नहीं की थी। फिर उसकी शादी कर दी गई। विवाह के फ़ौरन बाद जब वह विधवा हुई, तो जैसे उसकी शादी हुई, शादी के थोड़े से दिन के बाद ही उसके पति की मृत्यु हो गई, वो विधवा हो गई। तब वह अपने ससुराल वालों पर निर्भर हो गई, क्योंकि पति की मृत्यु के बाद उसका जो पूरा भार है किसके ऊपर आ गया? उसके ससुराल वालों पर आ गया। वह आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर नहीं हो पाई। आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर क्यों नहीं हो पाई? यदि वो पढ़ी लिखी होती तो अपने लिए कहीं ना कहीं जॉब ढूंढ लेती, कोई काम कर लेती, लेकिन वो आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर यहाँ पर नहीं हो पाई। क्यों? रीज़न वही है, शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाई थी और उसे अब उपेक्षा झेलनी पड़ी। मतलब जो फैमिली मेम्बर्स थे उनकी बातें सुनने को मिलती थी कि ये हमारे ऊपर बोझ और बन गई है। उसके भाई ने दिल्ली की ओर उसके प्रवास में सहायता की। अब कौन है? रेखा का भाई है, वो दिल्ली की तरफ जा रहा है। तो उसने क्या किया? अपनी बहन को भी वो दिल्ली लेकर आ गया। प्रवास का मतलब क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना रहने के लिए। तो यहाँ पर क्या बताया गया कि जो उसका भाई है उसने दिल्ली की ओर उसके प्रवास में उसकी सहायता की, उसकी हेल्प की। उसने पहली बार बस और रेलगाड़ी से यात्रा की। किसने की? रेखा की बात हो रही है यहाँ पे कि उसने फर्स्ट टाइम क्या किया? बस को और रेलगाड़ी को देखा। क्यों? क्यों? जो गांव था वो गांव में ही रहती थी, ना वो कभी स्कूल गई थी, ना गांव से कहीं बाहर गई थी, तो जिसकी वजह से उसने इन चीज़ों को देखा ही नहीं था। तो रेलगाड़ी से यात्रा करके वो दिल्ली जैसे विशाल नगर को उसने देखा। वो दिल्ली पहुंच गई और उसने दिल्ली जैसे बड़े नगर को देखा। कुछ दिनों बाद उसी नगर ने, जिसने अपनी इमारतों, सड़कों और उन्नति के अवसरों और सुविधाओं, सुख साधनों द्वारा उसे आकर्षित किया था, उसका मोह भंग कर दिया। क्या था? वो दिल्ली में आई, उसने देखा कि काफ़ी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, अच्छी सड़कें हैं और अपने आप को उन्नत करने के, अपने आप को विकसित करने के, विकास के काफ़ी सारे उसको अवसर दिखाई दे रहे थे। और जो सुविधाएं थी यहाँ पर अच्छी दिखाई दे रही थी कि लाइट की सुविधा है, पानी की सुविधाएं हैं। इन सभी सुविधाओं ने क्या किया था? उसको आकर्षित किया था। इन सुख साधनों द्वारा उसे आकर्षित किया था। ये सारी चीज़ें उसे क्या कर रही थी? अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी। लेकिन कुछ दिनों के बाद उसका जो मोह था वो भंग हो गया। मतलब उसको जो रियलिटी थी, चीज़ें दिखाई कुछ देती हैं लेकिन उसके अंदर का कुछ होता है। तो उसने उसकी जब रियलिटी जानी तो उसका जो मोह था वो भंग हो गया, उसका मोह टूट गया। नगर को अच्छी प्रकार देखने एवं समझने के बाद वह विरोधाभासों को समझने लगी। उसने जब दिल्ली नगर को अच्छे से देखा, समझा, तो जो विरोधाभास थे, जो उसके मन में विचार आ रहे थे, वो उनको अच्छे से समझने लगी। झुग्गी और गंदी बस्तियों के गुच्छे उसने क्या देखा? छोटी छोटी झुग्गियाँ थी और जो बस्तियाँ थी वो क्या थी? गंदी थी। और गुच्छ मतलब वो पास पास बनी हुई थी तो उनके गुच्छे दिखाई दे रहे थे। ट्रैफिक जाम, भीड़, अपराध, निर्धनता, ट्रैफिक लाइटों पर छोटे छोटे बच्चों का भीख मांगना। जो ट्रैफिक की लाइट्स होती हैं वहाँ जहाँ पर गाड़ियाँ रुकती हैं, छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं? वहाँ पर भीख मांगने का काम करते हैं। फुटपाथ पर लोगों का सोना, लोगों को फुटपाथ पर सोते हुए देखा। प्रदूषित जल, जो पानी है वो भी प्रदूषित है और वायु भी प्रदूषित है। विकास का दूसरा चेहरा उजागर करते हैं कि क्या यही विकास है जो हमें दिखाई दे रहा है कि जो पब्लिक है वो कैसे अपना जीवन गुजार रही है? क्या इसी को विकास कहते हैं? वह सोचा करती थी कि क्या विकास और अल्प विकास में सह अस्तित्व पाया जाता है? क्या ये दोनों आपस में मिले जुले शब्द हैं कि जो विकास है और अल्प विकास है? विकास का मतलब जो अपने आप को डेवलप करता है, अल्प विकास जिसका थोड़ा सा विकास होता है। तो क्या ये दोनों चीज़ें अपने आप में मिक्स हैं, सह अस्तित्व हैं, इनमें पाया जाता है? क्या विकास जनसंख्या के कुछ खंडों को अन्य खंडों की अपेक्षा अधिक सहायता करता है? कि जो विकास है, क्या जनसंख्या के कुछ खंड मतलब कुछ भागों को
दूसरे भागों की अपेक्षा अधिक सहायता करता है। कहने का मतलब है कि यहाँ पर कि कुछ एरिया ऐसे होते हैं जिनका विकास हो जाता है और कुछ एरिया ऐसे होते हैं जिनका विकास बिल्कुल भी नहीं हो पाता है। क्या विकास संपन्न और विपन्नता पैदा करता है? संपन्न मतलब जिसके पास सारी चीज़ें अवेलेबल होती है, और विपन्नता मतलब गरीबी होती है। तो जो विकास है क्या सारी सुख सुविधाओं और गरीबी को उत्पन्न करने वाला है? आइए इन विरोधाभासों का प्रशिक्षण करें। इन जो विरोधाभास मतलब उसके मन में जो विचार उठ रहे थे उनको समझें और परिघटनाओं को समझने का प्रयत्न करें कि जो घटनाएं उसके सामने घट रही थी, दिख रही थी उसको, उनको समझने की कोशिश करते हैं। इस कहानी में उल्लिखित हमारे समय के सभी विरोधाभासों में से विकास सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। हम जितने भी विरोधाभासों की जो मन में जो विचार आ रहे हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो क्या है? विकास के ऊपर हम बात करेंगे। अल्प अवधि में कुछ प्रदेशों और व्यक्तियों के लिए किया गया विकास बड़े पैमाने पर पारिस्थितिकी निम्नीकरण के साथ अनेक लोगों के लिए गरीबी और कुपोषण लाता है। इसमें क्या कहा गया है कि जो अल्प अवधि मतलब एक थोड़े से समय में कुछ प्रदेश ऐसे होते हैं या कुछ व्यक्ति ऐसे विशेष होते हैं जो अमीर तबके के होते हैं या जिनकी पहुंच होती है कि वो संसाधनों को अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि विकास का जो बड़ा पैमाना होता है, जो सिचुएशंस होती हैं, जो परिस्थितियाँ होती हैं, उनमें क्या होता है जो संसाधन है उनका निम्नीकरण होता है, मतलब वो ख़त्म होते चले जाते हैं। और उसके कारण क्या होता है कि अनेक लोगों के लिए वो गरीबी और कुपोषण लाता है। सीधा सा कहने का मतलब है कि कई बार क्या होता है कुछ ऐसे स्थान विशेष होते हैं या कुछ लोग विशेष होते हैं जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और जो रिसोर्सेज होते हैं, संसाधन होते हैं, उनको स्टोर करके अपने लिए रख लेते हैं कि हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है, जिसके कारण क्या होता है कि वो रिसोर्सेज कई बार ख़त्म हो जाते हैं और उसकी वजह से जो एक लोग होते हैं, जो बहुत सारे लोग होते हैं, उनमें क्या होता है उनके सामने गरीबी आ जाती है और कुपोषण का वो शिकार हो जाते हैं कि जिन पोषक तत्वों की उनको आवश्यकता है वो चीज़ें उन तक नहीं पहुंच पाती हैं। क्या विकास वर्ग पक्षपाती है? क्या जो विकास है वो जो वर्ग हैं उनमें भेदभाव करने वाले? पक्षपाती मतलब भेदभाव करना। प्रत्यक्ष रूप से ऐसा माना जाता है कि विकास स्वतंत्रता है। यदि हम विकास की दूसरी डेफिनेशन माने तो विकास को क्या माना गया है कि एक प्रकार की स्वतंत्रता है जिसका संबंध प्राय आधुनिकीकरण कि आज के टाइम में जितनी भी टेक्नोलॉजी हैं, जो जितनी भी हमने डेवलपमेंट की है वो सारी क्या हैं, हम उनको विकास मानते हैं। अवकाश, जो छुट्टियां हम इंजॉय करते हैं, सुविधा और समृद्धि से जुड़ा हुआ है कि आज के टाइम में यदि हम विकास की बात करें तो क्या है आधुनिकीकरण, मतलब आज की जो वर्तमान जो सुख सुविधाएं हैं उन सभी का हम यूज़ करते हैं, जो अपनी छुट्टियों का एंजॉय करते हैं और सुविधा और समृद्धि से जुड़ा हुआ माना जाता है। वर्तमान संदर्भ में कंप्यूटरीकरण, औद्योगिकरण, सक्षम परिवहन और संचार जाल, वृहत शिक्षा प्रणाली, उन्नत और आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं, व्यक्तिगत सुरक्षा इत्यादि को विकास का प्रतीक माना जाता है। मतलब जिसके पास ये सारी सुख सुविधाएं हैं वो क्या मान रहा है कि ये हमने अपना विकास कर लिया है। प्रत्येक व्यक्ति, समुदाय और सरकार अपने निष्पादन तथा विकास स्तर को इन वस्तुओं की उपलब्धता तथा गम्यता के संदर्भ में मापते हैं। जो प्रत्येक सरकार होती है वो क्या करती है, अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए इन सभी जो चीज़ें होती हैं उनको उपलब्ध कराने की कोशिश करती है और लोगों तक इसकी पहुंच बनाने के लिए कोशिश करती है। किंतु यह विकास का आंशिक और एक तरफा दृश्य हो सकता है। किंतु ये क्या होता है कि जब सरकार को वोट चाहिए होती हैं तो वो इन चीज़ों की कोशिश करती है, लेकिन जब सरकार बन जाती है तो वो जनता को भूल जाते हैं और सिर्फ अपने कामों में लगे रहते हैं। तो हम क्या मानते हैं कि ये विकास का अंशकालिक मतलब थोड़े से समय के लिए या फिर एक तरफा दृश्य हो सकता है कि वो एक साइड के हम देख रहे हैं। इसे प्राय विकास का पश्चिमी और यूरोप केंद्रित विचार कहा जा सकता है। ये जो विचार है हम इनको क्या कह सकते हैं, ये पश्चिमी और यूरोप केंद्रित विचार हैं। भारत जैसे उत्तर उपनिवेशी देशों के लिए उपनिवेशवाद, उपनिवेशी का मतलब क्या है कि जो एक देश दूसरे देश को दबा लेता है, अपना दबदबा बना रहता है ताकत के बल पर, तो भारत भी क्या रह चुका है, दूसरे देशों का उपनिवेश रह चुका है। यूरोप जैसे देशों ने हमारे ऊपर कब्जा कर लिया था। उपनिवेशवाद सीमांतीकरण, सामाजिक भेदभाव और प्रादेशिक असमता इत्यादि विकास का दूसरा चेहरा दिखाते हैं। ये क्या है, ये सारी चीज़ें हमें विकास का दूसरा चेहरा दिखाते हैं कि हम जो विकास की बात कर रहे हैं कि हमने क्या किया है, दूसरों की गुलामी भी की है। सीमांतीकरण, सीमाओं का जो सीमाएं थी उनका भी अंत कर दिया गया था। समाज में भी भेदभाव पाया गया है। प्रादेशिक असमानता कि एक क्षेत्र विकसित और दूसरा क्षेत्र विकसित नहीं है, तो प्रदेशों में भी इसमें असमानताएं पाई जाती है। तो ये क्या है, विकास का दूसरा चेहरा हमारे सामने लाते हैं। इस प्रकार भारत के विकास
के लिए विकास के अवसरों के साथ साथ उपेक्षाओं वंचनाओं का मिला जुला थैला है। कि यहाँ पर क्या है हम क्या कह सकते हैं, जो विकास के अवसर हैं उनकी उपेक्षाएं भी हो रही हैं, और वंचनाओं का मतलब होता है कि चीज़ों को किसी से ज़बरदस्ती छीन लेना। ये वंचनाओं का अर्थ होता है कि ये क्या है, हमारे पास भारत के पास अवसर भी आए हैं लेकिन उन अवसरों को हमारे से छीन लिया गया था। यहाँ महानगरीय केंद्रों और अन्य विकसित अंतर्वेशों जैसे कुछ क्षेत्र हैं। यहाँ पर क्या है, भारत में महानगरीय केंद्र भी हैं और दूसरे उस महानगर के अंदर ही कुछ छोटे छोटे स्पेस भी बनाए गए हैं। कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जहाँ इनकी जनसंख्या के एक छोटे से खंड को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। कि वहाँ पर क्या है, एक जनसंख्या का छोटा सा खंड है, हम जैसे इस महानगर की बात करें, इसमें कुछ एरिया ऐसा है कि जहाँ पर सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं। दूसरे छोर पर विशाल ग्रामीण क्षेत्र हैं और नगरीय क्षेत्रों की गंदी बस्तियां। और दूसरी तरफ हम क्या देखते हैं कि बड़े बड़े ग्रामीण क्षेत्र हैं, नगरों में गंदी बस्तियां हैं जिनमें पेयजल और शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी आधारभूत सुविधाएं, पीने का पानी है, एजुकेशन है और हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं। ये क्या है, आधारभूत सुविधाएं कि जो लोगों की बेसिक नीड्स हैं। इन अवसंरचनाओं इनकी अधिकांश जनसंख्या के लिए उपलब्ध नहीं है। तो ये क्या है, बहुत सारी जनसंख्या के लिए ये चीज़ें उपलब्ध ही नहीं हैं। यदि हमारे समाज के विभिन्न वर्गों के बीच विकास के अवसरों का वितरण देखा जाए, यदि हम क्या देखें कि समाज के जो विभिन्न वर्ग हैं उनके बीच क्या देखें विकास के अवसरों को देखा जाए, तो स्थिति और भी अधिक चिंताजनक हो जाती है। तो जो सिचुएशंस हैं वो क्या होती हैं, हमें और अधिक चिंता देने वाली हो जाती हैं। यह एक सुस्थापित तथ्य है कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूमिहीन कृषि मजदूरों, गरीब किसानों, गंदी बस्तियों में बड़ी संख्या में रहने वाले लोगों इत्यादि का बड़ा समूह सर्वाधिक हाशिए पर है। सर्वाधिक हाशिए का मतलब है कि वो लोग पीछे धकेल दिए गए हैं, उनका विकास नहीं हुआ है। स्त्री जनसंख्या का बड़ा खंड इन सब में सबसे ज़्यादा कष्टभोगी है। यहाँ पर जो लेडीज़ की पॉपुलेशन की बात करें तो उसने क्या किया है, सबसे ज़्यादा कष्टों को झेला है। यह भी समान रूप से सत्य है कि वर्षों से हो रहे विकास के बाद भी सीमांत वर्गों में से अधिकांश की सापेक्षिक के साथ साथ निरपेक्ष दशाएं भी बदतर हुई हैं। कि जहाँ पर विकास के साथ साथ जो सिचुएशंस हैं या कंडीशंस हैं और भी बुरी होती दिखाई हमें दी हैं। परिणाम स्वरूप बड़ी संख्या में लोग पतित, निर्धनतापूर्ण और अमानवीय दशाओं में जीने को विवश हैं। और इसका जो रिज़ल्ट हमारे सामने आता है वो क्या बताता है कि एक बहुत बड़ी संख्या में लोग क्या हैं, पतित निर्धनता मतलब बिल्कुल जो निर्धनता मतलब गरीबी है, पूर्ण रूप से उस गरीबी को झेल रहे हैं। और अमानवीय दशाएं कि मनुष्य के रहने लायक जो दशाएं होती हैं वो बिल्कुल भी नहीं हैं, उन दशाओं में वो जीने के विवश हो गया है, उसकी ऐसी कंडीशंस हो गई हैं। विकास का एक अन्य अंतर संबंधित पक्ष भी है जिसका निम्नतर मानवीय दशाओं से सीधा संबंध है। जो दूसरा संबंधित पक्ष हमें यह बताता है कि जो मनुष्य की दशाएं हैं उसमें कुछ कंडीशंस हैं जो कम से कम मानी गई हैं, उनसे सीधा संबंध माना गया है। इसका संबंध पर्यावरणीय प्रदूषण से है कि जो पर्यावरण है वो हमारा प्रदूषित हो चुका है, जो परिस्थितियां हैं संकट का कारक हैं, और जो सिचुएशंस बनी हुई हैं हमारे सामने वो क्या है, एक संकट का कारक हमें दिखाई देने की, वो हमारे सामने एक संकट है। जैसे वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण न केवल हमारे साझा संसाधनों की त्रासदी का कारण बने हैं, हमारे इन संसाधनों को विनाश करने का कारण बने हैं, अपितु हमारे समाज के अस्तित्व के लिए भी खतरा बने हुए हैं। बल्कि वो क्या है, हमारे समाज के लिए भी खतरा बने हुए हैं। परिणाम स्वरूप निर्धनों में सामान्य सामर्थ्य के गिरावट के लिए 3 अंतर संबंधित प्रक्रियाएं कार्यरत हैं। यहाँ पर 3 प्रक्रियाएं बताई गई हैं, वो कौन कौन सी हैं। सामाजिक सामर्थ्य में कमी, विस्थापन और दुर्बल होते सामाजिक बंधनों के कारण, कि जो समाज में जो सामर्थ्य है वो उनकी कमियों में विस्थापन होता जा रहा है। और जो दुर्बल होते, जो आपस में एक समाज में जो रिलेशंस होते हैं कि लोग क्या करते थे, पहले आपस में एक दूसरे की हेल्प करते थे, वो जो सामाजिक बंधन है वो भी कमज़ोर होते जा रहे हैं। आज के टाइम में किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ सब अपने विकास में ही लगे हुए हैं। पर्यावरणीय सामर्थ्य में कभी प्रदूषण के कारण, और जो पर्यावरण सामर्थ्य है उसमें भी क्या है, प्रदूषण के कारण है। जो हमारा पर्यावरण है वो भी गंदा और प्रदूषित होता जा रहा है। व्यक्तिगत सामर्थ्य में भी कभी बढ़ती बीमारियों और दुर्घटनाओं के कारण, और व्यक्तिगत सामर्थ्य में क्या है कि जो बीमारियां हैं वो बढ़ती जा रही हैं और लोग दुर्घटनाओं के शिकार होते जा रहे हैं। अंततः उनके जीवन को गुणवत्ता और मानव विकास पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। और उसके कारण क्या होता है कि जो लोगों का जीवन स्तर है और जो मनुष्य का विकास है वो
घटता जा रहा है उसके ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता जा रहा है। उपयुक्त अनुभवों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि वर्तमान विकास सामाजिक अन्याय, यदि हम सारी सिचुएशंस को देखें तो हम क्या कहते हैं कि जो वर्तमान का जो विकास है वो सामाजिक अन्याय, प्रादेशिक असंतुलन और पर्यावरणीय निम्नीकरण के मुद्दों के साथ स्वयं को जोड़ नहीं पाया है। ये जो सारी सिचुएशंस जो विकास है वो इन सारी सिचुएशंस से अपने आप को जोड़ नहीं पाया है। इसके विपरीत इसे व्यापक रूप से सामाजिक वितरक अन्यायों, जीवन की गुणवत्ता और मानव विकास में गिरावट, पारिस्थितिकी संकट और सामाजिक अशांति का कारण भी माना जाता है। कि जो विकास है उसको हम इन सब का कारण भी मानते हैं कि वो क्या है, समाज में अशांति फैला रहा है, जीवन की जो गुणवत्ता है वो भी ख़त्म होती जा रही है, मनुष्य का जो विकास है उसमें भी गिरावट होती जा रही है। तो ये क्या है, सारे कारण माने गए हैं। अब क्या है, क्या विकास इन संकटों की उत्पत्ति, प्रबलन और स्थिरीकरण करता है कि जो विकास है वो इन संकटों को उत्पन्न करने वाला है। इस प्रकार यह सोचा गया कि मानव विकास के मुद्दे को विकास की प्रचलित पश्चिमी धारणा कि जो पश्चिमी धारणा है मानव विकास प्रादेशिक विषमता, जो प्रदेशों में विषमताएं पाई जाती है कि एक क्षेत्र का विकास हो गया और दूसरे का नहीं हुआ है, पर्यावरणीय संकट, पर्यावरण क्या है वो संकट की स्थिति में है, हर जगह प्रदूषण ही प्रदूषण फैला पड़ा है, सभी लोगों का उपचार मानती है के विपरीत अलग से उठाया जाए। तो ये क्या है, ये सारी समस्याएं हैं जिनको हमें ख़त्म करने के लिए इन मुद्दों को उठाना चाहिए। पहले भी अनेक बार विकास को विवेचनात्मक ढंग से देखने के लिए सम्मिलित प्रयास किए गए थे। कि पहले भी क्या हुआ कि बहुत बार जो विकास है उसको उसकी विवेचना करने के लिए कई बार इन मुद्दों को उठाया भी गया है, किंतु इस दिशा में सर्वाधिक व्यवस्थित प्रयास 1990 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा प्रथम मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन किया गया था। जो फर्स्ट टाइम इसके लिए जो ट्राई की गई थी वो किसने की थी, यूएनडीपी ने की थी, 1990 में की थी। और उसने क्या किया था, मनुष्य के विकास की रिपोर्ट प्रकाशित की थी। तभी से यह संस्था प्रति वर्ष विश्व मानव विकास रिपोर्ट को प्रकाशित करती आ रही है। और उसी वर्ष से क्या है, जो यह संस्था है, कौन, यूएनडीपी की बात हो रही है कि वो मानव विकास की जो रिपोर्ट है उसको प्रकाशित करती आ रही है। यह रिपोर्ट न केवल मानव विकास को परिभाषित करती है, कि जो रिपोर्ट है वो सिर्फ मानव विकास को ही परिभाषित नहीं करती है, वह इसके सूचकों में संशोधन का मतलब होता है बदलाव, जो चेंजेस हमें करने हैं उनसे मतलब है, और परिवर्तन लाती है, मतलब जो बदलाव की उसमें जो कमियां हैं उनको दूर करके उसमें जो बदलाव किए जाते हैं उनको प्रस्तुत करती है। अपितु परिकलित स्कोरों के आधार पर विश्व के देशों का कोटिक्रम भी बनाती है। कि हम इसमें क्या करते हैं, एक रैंक बना देते हैं कि जो विकसित देश हैं और जिन्होंने सभी सुख सुविधाओं को यहाँ पर अपने देश में लागू कर लिया है उसको फर्स्ट रैंक दे दी जाती है। तो वैसे ही सुख सुविधाओं के आधार पर ही इनको स्कोर दे दिया जाता है। कोटिक्रम का मतलब होता है एक रैंक दे देना। 1993 की मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार प्रगामी लोकतंत्रीकरण और बढ़ता लोक सशक्तिकरण मानव विकास की न्यूनतम दशाएं हैं। कि जो मिनिमम जो कंडीशंस हैं वो न्यूनतम दशाएं मानी गई कि लोक सशक्तिकरण है। सशक्तिकरण का मतलब होता है लोगों को मजबूत बनाना, ना स्ट्रॉन्ग बनाना। इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेख करता है कि विकास लोगों को केंद्र में रखकर बुना जाना चाहिए। कि जो विकास है वो हमें किसके लिए करना है, मनुष्य के लिए करना है। तो मेन टारगेट कौन होना चाहिए, मनुष्य होने चाहिए। तो यहाँ पर मनुष्य को केंद्र में रखकर विकास के बारे में सोचना चाहिए, न कि विकास को लोगों के बीच रखकर, जैसा कि पहले होता था। कि पहले की जो धारणा थी वो क्या थी कि हम विकास को बीच में रख लेते थे, लेकिन आज के टाइम में हमें क्या करना है, मनुष्य को बीच में रखना है और ये देखना है कि हम कैसे कैसे मानव का विकास कर सकते हैं। यहाँ पर मानव विकास की एक डेफिनेशन दी गई है जो आपको समझनी बहुत ज़रूरी है। मानव विकास क्या है? मानव विकास स्वस्थ भौतिक पर्यावरण, जो हमारा भौतिक पर्यावरण है, फिजिकल एनवायरनमेंट है, वो क्या होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए। पर्यावरण से लेकर स्वस्थ, वो पर्यावरण भी स्वस्थ होना चाहिए। उसके साथ साथ आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्वतंत्रता तक सभी प्रकार के मानव विकल्पों को सम्मिलित करते हुए लोगों के विकल्पों में विस्तार और उनके शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं तथा सशक्तिकरण के अवसरों में वृद्धि की प्रक्रिया है। यहाँ पर देखो मानव विकास को क्या माना गया है कि मेन मनुष्य का जो विकास होता है वो क्या होता है कि मनुष्य का चहुमुखी विकास होना, चारों तरफ से विकास होना चाहिए। तो यहाँ पर इन्वायरमेंट हमारा स्वस्थ होना चाहिए, इकोनॉमिक रूप से भी कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, समाज में भी बेहतर हमारे रिलेशंस होने चाहिए और राजनीतिक स्वतंत्रता भी होनी चाहिए। राजनीतिक स्वतंत्रता क्या होती है, जैसे वोट डालने का अधिकार है, न्याय के अधिकार हैं, तो ये सारी स्वतंत्रताएं हमारे पास होनी चाहिए। इन सभी को सम्मिलित करते हुए ही हम विकास के
बारे में बात कर सकते हैं। और इसमें क्या है, शिक्षा और स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं, सशक्तिकरण के जो अवसर हैं, वो सारी इन सभी प्रक्रियाओं को इसमें शामिल करना चाहिए। तो ये जो हमारी परिभाषा थी ये आपको अच्छे से याद करनी है, क्योंकि इसमें से 1 नंबर का क्वेश्चन मानव विकास है, चाहे हम फर्स्ट बुक से लें या सेकंड बुक से लें, दोनों बुक से एक क्वेश्चन तो आता ही है। जो 5 नंबर का क्वेश्चन भी है और स्मॉल क्वेश्चंस भी इसमें से 1-1 नंबर के भी आते हैं। तो यहाँ पर ये थी मानव विकास। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ भी नहीं है, ये पिछली बुक के बारे में बताया गया है, तो वो आप अपने आप से रीड कर लेना। उसके बाद है भारत में मानव विकास। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। इससे पहले का जो है आप एक बार अच्छे से देख लें। यदि कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ जिनको नहीं पता है उनके साथ शेयर कर दें, ताकि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। और फर्स्ट टाइम आप चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।